नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं हरीश वारिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्किसगंज, जिला सीहोर से आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं का रसायन विषय की एकक 5 प्रस्थ रसायन का भाग 4। इस भाग में हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, उनके गुण और उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है। अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। नंबर 1 अपोहन, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। नंबर 2 विद्युत अपोहन। नंबर 3 अति सूक्ष्म निस्यंदन। अपोहन यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपोहन करके कोलाइडी विलयन में से घुले हुए पदार्थ को निकालने का एक प्रक्रम है। वास्तविक विलयन के कण पर्चमेंट पत्र या सेलफोन की शीट में से निकल सकते हैं, परंतु कोलाइडी के कण नहीं। अतः झिल्ली को अपोहन में प्रयुक्त किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त उपकरण को हम अपोहक कहते हैं। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि यह हमारा अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, एक पर्चमेंट झिल्ली या सेलफोन शीट्स के अंदर भरा हुआ है और इसे जब पात्र के साथ लगातार जल प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित करने से जल कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि के कण बाहर निकल आते हैं और आपका कोलाइडी विलयन ऐसा शुद्ध हो जाता है। कोलाइडी विलयन से भरा एक उपयुक्त झिल्ली का बैग पात्र में लटकाया जाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, जिसमें से होकर जल निरंतर बह रहा है और अणु एवं आयन की झिल्ली से विस्तृत होकर बाहरी जल में आ जाते हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध शेष रह जाता है। इसका एक और विस्तार है विद्युत अपोहन, जो अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें विद्युत अपोहन साधारणतः अपोहन का प्रकरण बहुत मंद होता है। यदि अशुद्धि कोलाइड विलयन में विलेय पदार्थ केवल विद्युत अपघट्य हो तो इसे विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। इस प्रक्रम को हम विद्युत अपोहन कहते हैं। कोलाइडी विलयनों को एक उपयुक्त झिल्ली के बैग में रखा जाता है तथा शुद्ध जल को बाहर लाया जाता है। जैसे आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में हमने क्या किया कि ये एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है जो पर्चमेंट झिल्ली की बनी हुई है। इसके अंदर हमने कोलाइडी विलयन भरा है और इस पात्र के में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एनोड और कैथोड। जब विद्युत अपघटन इसमें हम कराएंगे तो इसमें उपस्थित आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर निकल जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में कि ऋण आयन धनायन की ओर निकल रहा है, वैसे ही धनायन ऋणोद की ओर निकल रहा है और लगातार हम जल प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे कि आयन के कण बाहर निकल जाते हैं और हमारा कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब तीसरा हमारा शुद्धिकरण का प्रक्रम है अति सूक्ष्म निस्यंदन या छनन, जिसे हम कहते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित निस्यंदक या फिल्टर द्वारा, जो कि कोलाइडी कणों के अलावा अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होते हैं, कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायकों एवं घुलनशील विलयों को पृथक किया जाता है। कोलाइडी कण सामान्यतः निस्यंदक पत्र में से गुजर सकते हैं क्योंकि इनके रंध्र बहुत बड़े बड़े होते हैं, किंतु कोलाइड को निकलने के लिए रोकने के लिए निस्यंदक को कोलेडियन में संचित करके इसके रंध्रों का आकार छोटा किया जा सकता है। सामान्यतः कोलेडियन अल्कोहल ईथर के मिश्रण या नाइट्रोसेलुलोज का 4:1 का विलयन होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं
कि हमने क्या किया कि जब कोलाइडी विलयन हमने यहाँ भरे हैं और उसमें से नीचे बीच में फिल्टर लगा रखे हैं, अल्ट्रा फिल्टर, जिसका साइज हमने निश्चित किया है। इसमें से आपके बड़े बड़े कण जो आयनिक कण होते हैं वो निकल जाते हैं और आपका कोलाइडी विलयन यहीं पर रह जाता है और शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के गुणों की। पहला है टिंडल प्रभाव। जैसा कोलाइडी विलयन प्रकाश के पथ की दिशा से समकोण दिशा में देखने पर वे मंद से प्रबल दूधियापन दर्शाते हैं, अर्थात प्रकाश किरण का पुंज पारगमन पथ से नीले प्रकाश में प्रतिदीप्त हो जाता है। यह प्रभाव सर्वप्रथम फैराडे ने प्रेक्षित किया था। बाद में टिंडल ने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया, अतः इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यदि हम माइक्रोस्कोप से और प्रकाश की पुंज कोलाइडी विलयन में से गुजारे तो हमें एक शंकु दिखाई देता है और साथ ही साथ हमें प्रकाश का प्रतिदीप्त दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है, जब किसी प्रकाश को हम कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो हमें एक शंकु के साथ साथ प्रतिदीप्त प्रकाश दिखाई देता है, उस प्रक्रम को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का चमकीला कोण टिंडल शंकु कहलाता है। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण से होता है कि कोलाइडी के कण प्रकाश को द्विक स्थान में भी सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रतिदीप्त करता है। टिंडल प्रभाव जब हम सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन को प्रोजेक्टर के समय हॉल में हम जब देखते हैं तो उसमें बहुत सारे धूल धुएं के कण के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि पूरा पिक्चर हॉल अंधेरा में होता है और जब प्रोजेक्शन शुरू होता है तो उसके मार्ग में जितने भी पड़ने वाले धूल के कण हैं वो प्रकाश के मार्ग को प्रतिदीप्त करते हैं और हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि जब हम कोई प्रकाश कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो इस प्रकार का ये हरे रंग का एक शंकु दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ ये प्रकाश प्रतिदीप्त हो रहा है। रंग, जब कोलाइडी विलयनों का रंग परिक्षेपित कणों के द्वारा प्रकीर्णित करते हैं तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर जो निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कणों के आकार एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। कोलाइडी विलयनों का रंग प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दूध एवं पानी का मिश्रण परावर्तित प्रकाश में देखने पर नीला और संचरित प्रकाश में देखने पर यह लाल दिखाई देता है। अब बात करते हैं चौथे गुण की, ब्राउनी गति। जब कोलाइडी विलयनों को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो कोलाइडी के कण पूरे प्रेक्षित क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में दिखाई देते हैं। यह गति सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेक्षित की थी, इसलिए इसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। यह कोलाइडी विलयन का एक महत्वपूर्ण गुण है। यह गति कोलाइड की प्रकृति से स्वतंत्रता होती है, परंतु कणों के आकार एवं विलयन की शायनता पर निर्भर करती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारे कोलाइडी के कण विद्यमान हैं, लेकिन यदि हम एक कण की दिशा और उसकी गति को देखें तो ये किस प्रकार से नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि करते हुए हम इसके मार्ग को हम देखते हैं तो ये किस प्रकार का दिखाई देता है। एक टेढ़ी मेढ़ी गति जो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करती, उससे परे है, और इस प्रकार की जो टेढ़ी मेढ़ी गति है उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन के आवेश होते हैं। कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है। विलयन के सभी कोलाइड के कण पर आवेश की प्रकृति समान होती है, जो कि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। धनात्मक आवेशित सॉल्व कैसे होते हैं।
जिसमें धनायन होता है। जल योजित धात्विक के ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, क्रोमियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये धनात्मक आवेशित सॉल होते हैं। जबकि धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि के सॉल वे ऋणात्मक आवेशित सॉल होते हैं या कोलाइडी विलयन होते हैं। क्षारीय रंजक पदार्थ जैसे मिथिलीन ब्लू, हीमोग्लोबिन जो रक्त का एक प्रमुख घटक है, साथ ही साथ अम्लीय रंजक पदार्थ जैसे इयोसिन, कॉन्गो रेड सॉल, ये ऋणात्मक आवेशित सॉल होते हैं। ऑक्साइड जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड के सॉल ये धनात्मक आवेशित होते हैं। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मृतिका यानी क्ले या मिट्टी, चारकोल इत्यादि के सॉल ऋणात्मक आवेशित सॉल होते हैं। एक और महत्वपूर्ण गुण है छठा, विद्युत कण संचलन, जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति विद्युत कण संचलन प्रयोग से संपुष्ट होती है। जब एक कोलाइडी विलयन में डूबे हुए दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो कोलाइडी कण एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, जो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत विभव के प्रभाव में कोलाइडी कणों का संचलन विद्युत कण संचलन कहलाता है। धनात्मक आवेशित कण कैथोड की ओर, जबकि ऋणात्मक आवेशित कण एनोड की ओर जाते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक यू ट्यूब है जिसमें हमने दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एनोड ऋणोद, कैथोड धनोद। जब इसमें ऐसे कोलाइडी विलयन को भरकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइड यदि धनात्मक है तो वो एनोड की ओर जाएगा, और कोलाइड अगर धन आवेशित है ऋण आवेशित है तो वो कैथोड की ओर जाकर स्कंदित हो जाएगा और वो अपना आवेश को समाप्त कर देगा, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और वहां स्कंदन के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। जब किसी उपयुक्त प्रकार से विद्युत कण संचलन अर्थात कणों की गति रोकी जाती है तो यह देखा जाता है कि परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करना प्रारंभ कर देते हैं और यह परिघटना विद्युत परासरण कहलाती है। यानी यदि यूट्यूब के अंदर हम बीच में कोई एक झिल्ली लगाकर रोक दें इसे तो इसका परिक्षेपण हो जाएगा और इसे हम विद्युत परासरण कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण गुण है सातवां, स्कंदन या अवक्षेपण। द्रव्यरागी सॉल का स्थायित्व कोलाइड कणों के आवेश के कारण होता है। यदि किसी प्रकार के आवेश हटा दिया जाए तो एक कण दूसरे कण के समीप आकर पुंजित या स्कंदित हो जाते हैं अथवा गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम सॉल का स्कंदन कहलाता है या अवक्षेपण कहलाता है। इसी आधार पर स्कंदन की शक्ति हर विद्युत अपघट्य की या ऊर्णीकर्मक की आयनों की स्कंदन शक्ति अलग अलग होती है। तो इस आधार पर हार्डी-सुल्जे ने एक नियम दिया जो स्कंदन पर आधारित था कि हम जब कोलाइडी विलयन में कोई पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो उनका अवक्षेपण की तीव्रता किस प्रकार से होगी। ऊर्णीकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी अवक्षेपण क्षमता होती है। इसे हार्डी-सुल्जे नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई ऋण सॉल का हमें स्कंदन करना है तो हमें धन आयन का विद्युत अपघट्य या ऊर्णीकर्मक लेना होगा। तो उसकी ऊर्णन क्षमता का क्रम किस प्रकार होगा। जैसे Al+3 एल्यूमिनियम का कोई विद्युत अपघट्य लिया है जिस पर एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इसकी ऊर्णन शक्ति बहुत अधिक होगी बजाय बेरियम जो +2 चार्ज होता है, सोडियम जो +1 चार्ज होता है। तो इसी प्रकार से जितनी उनकी संयोजकता होगी उतनी उनकी स्कंदन शक्ति होती है। इसी प्रकार से जब धन सॉल के स्कंदन का हम कराते हैं तो ऊर्णन क्षमता का क्रम FeCN6 फेरोसाइनाइड आयन जिस पर 4 नेगेटिव चार्ज होता है, फिर फॉस्फेट आयन जिस पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, उसके बाद सल्फेट आयन जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं और क्लोराइड आयन जिस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस क्रम में इनकी स्कंदन शक्ति फेरोसाइनाइड की सर्वाधिक होती है जबकि क्लोराइड आयन की स्कंदन शक्ति कम होती है।
हम बात करते हैं कोलाइडी विलयनों का रक्षण किस प्रकार से होता है। जब कोई द्रव रागी यानी द्रव स्नेही सॉल में कोई द्रव विरागी या द्रव विरोधी सॉल को जब मिलाया जाता है तो उनका स्कंदन या उनका स्थायित्व किस प्रकार से होगी, उसकी तुलना अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण यह है कि द्रव रागी सॉइल कोलाइड व्यापक रूप से विलायक योजित हो जाते हैं, अर्थात कोलाइड के कण जिस द्रव में परिचित होते हैं उससे आच्छादित हो जाते हैं। द्रव रागी कोलाइड में द्रव विरागी कोलाइड के रक्षण का अद्वितीय गुण होता है। जब द्रव रागी सॉल को द्रव विरागी सॉल में मिलाया जाता है तो द्रव रागी कण द्रव विरागी कणों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं। इस प्रकार के वे उसकी विद्युत अपघटन से रक्षा करते हैं, अर्थात उसका स्कंदन नहीं होने देते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कोलाइड को हम रक्षी कोलाइड कहते हैं। ये दोनों विपरीत भी हो सकते हैं। जब द्रव रागी में द्रव विरागी मिलाएंगे तो द्रव विरागी उसका रक्षण कर रहा है। यदि उल्टा हम देखेंगे कि द्रव विरागी में जब कोई द्रव रागी कोलाइड मिलाएंगे तो द्रव रागी उसका रक्षी कोलाइड होगा। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण तंत्र है कोलाइडी का, एमल्शन या पायस। ये द्रव कोलाइडी निकाय हैं जिसमें सूक्ष्म विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। यानी द्रव द्रव परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है और परिक्षेप अवस्था भी द्रव है। जब दो अमिश्रणी या आंशिक मिश्रण द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण होता है, जिसे हम एमल्शन या पायस कहते हैं। सामान्यतः दो द्रवों में से एक जल होता है। एमल्शन दो प्रकार के होते हैं, तेल का जल में परिक्षेपण ऑयल इन वाटर प्रकार का, या दूसरा है जल का तेल में परिक्षेपण या वाटर इन ऑयल के प्रकार का। पहली वाली में तेल का जब जल में हम परिक्षेपण कराते हैं, एमल्शन बनाते हैं, तो उसमें पहले में जल परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार से जब हम तेल एवं जल के एमल्शन दोनों अस्थायी होते हैं और कभी कभी रख देने पर दोनों परतें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे सामान्यतः हम देखते हैं, अगर तेल पानी के ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालें तो तेल ऊपर तैर रहेगा और पानी नीचे रहेगा, दोनों की परतें हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। यदि इन दोनों को एक साथ एक समान अवस्था बनानी है, कोलाइडी विलयन या एमल्शन बनाना है, तो हमें इसमें एक तीसरा घटक मिलाते हैं जिसे हम पाइसी कारक कहते हैं। पाइसी कर्मक भी कहा जाता है इसे। पाइसी कर्मक माध्यम एवं निलंबित कणों के मध्य एक अंतरपृष्ठीय फिल्म बना लेता है, पतली सी परत बनाता है जिससे दोनों परतें आपस में मिल जाती हैं। तेल का जल में एमल्शन बनाने के लिए हम कुछ प्रमुख पाइसी कारक जैसे प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से उल्टा जल में तेल का जब पायस बनाते हैं तो वसी अम्लों के भारी धातुओं के लवण, लंबी श्रृंखला का वाले अल्कोहल, काजल, लैम्प ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कुछ रोचक एवं उल्लेखनीय कोलाइड के उदाहरण देखते हैं। जैसा आप देखते हैं आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार से कोहरा, धुंध और बरसात, जब हवा की बहुत बड़ी मात्रा जिसमें धूल के कण होते हैं अपने औसकांक से नीचे ठंडी हो जाती हैं, तो वे हवा में की इन नमी के कणों को संघनित हो जाते हैं और छोटे छोटे बिंदुक यानी ड्रॉपलेट बना लेती हैं। ये बिंदुक कोलाइडी प्रकृति के होते हैं जो हवा में धुंध या कोहरे के रूप में दिखाई देते हैं और वो तैरते दिखाई देते हैं। जैसे ठंड के दिनों में हमें अक्सर कोहरा और धुंध दिखाई देते हैं। ये वास्तव में बादल हवा में निलंबित जल के बिंदुक से बने एरोसॉल होते हैं। तीसरा, खाद्य सामग्री भी कोलाइडी विलयन होते हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, हलवा है, आइसक्रीम है, फलों का रस, ये सभी किसी न किसी रूप में कोलाइड
होते हैं। साथ ही हमारे शरीर का रक्त, रुधिर एल्ब्यूमिनॉइड पदार्थ का कोलाइडी विलयन है। फिटकरी एवं फेरिक क्लोराइड के विलयन का रक्तस्राव को रोकने का कार्य रुधिर के स्कंदन से बनने वाले थक्के के कारण होता है, जो खून को बहने से रोकता है। जब हमें कहीं कट लग जाता है या घाव हो जाता है तो खून का बहाव रोकने के लिए हम अगर उस पर फिटकरी लगाएं या फेरिक क्लोराइड का हल्का सा विलयन लगाएं तो रक्तस्राव बंद हो जाता है, क्योंकि यह एल्ब्यूमिनॉइड वो उसको स्कंदित कर देता है। महत्वपूर्ण है मृदाएं, मट्टी, उर्वरा मृदाएं कोलाइडी विलयन प्रकृति होती है, जिसमें ह्यूमस, जैसे हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा, ह्यूमस सड़े गले पदार्थों से बना हुआ मटेरियल रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करता है। कोलाइडी प्रकृति के कारण मृदाएं नमी एवं पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं। तो ये तो कुछ थे आपके महत्वपूर्ण कोलाइडी विलयन के गुण। अब इनके अनुप्रयोग की बात करते हैं। कोलाइडी विलयन के बहुत विस्तार रूप से कई औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ घरों में भी हम उसका अनुप्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं धूम्र का विद्युतीय अपक्षेपण किस प्रकार से किया जाता है। फैक्ट्रियों की अगर हम बात करें तो उनमें कार्बन, आर्सेनिक यौगिक धूल इत्यादि कण, ठोस की कण का वायु में कोलाइडी विलयन होता है। जब फैक्ट्रियों की चिमनी के बाहर आने से पहले धातुओं को इनके कणों के आवेश से विपरीत वाले आवेश वाले इलेक्ट्रोड के कक्ष में से गुजारा जाता है, तो जो आवेशित कण होते हैं इन प्लेटों के संपर्क में आते हैं और अपना आवेश खो देते हैं, यानी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। और जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वे अवक्षेपित होकर उसी चिमनी के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार के कण कक्ष के फर्श पर बैठ जाते हैं। इस अवक्षेपक को कॉल्ट्रेल अवक्षेपक भी कहा जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक ये चिमनी है और जो स्मोक दिखाई दे रहा है यह, और उसी चिमनी के बीच में हमने एक हाई वोल्टेज का एक धातु गोलक लगा रखा है जो आवेशित है। जैसे ही इस धातु गोलक पर धूल के कण टकराते हैं तो वे आवेशहीन होकर नीचे बैठ जाते हैं। ये कॉल्ट्रेल स्मोक प्रेसिपिटर कहलाता है। अब आते हैं हम पेयजल का शुद्धिकरण की बात करते हैं। प्रकृति में के स्रोतों से प्राप्त जल में बहुत सारी अशुद्धियां निलंबित के रूप में होती हैं। ऐसे जल से निलंबित अशुद्धियों को स्कंदित करने के लिए हम फिटकरी मिलाते हैं, जिससे जल पीने योग्य बन जाता है। उसी प्रकार से अन्य बहुत सारी औषधियां कोलाइडी विलयन के रूप में हम उपयोग करते हैं। जैसे आंख का लोशन, आर्जिरॉल एक सिल्वर सॉल है। कोलाइडिक एंटीमनी का उपयोग कालाजार के इलाज में होता है। उसी प्रकार से कोलाइडिक गोल्ड का उपयोग अंतपेशी इंजेक्शन में किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया जो कि एक एमिल्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की गड़बड़ी दूर करने में किया जाता है। चर्म शोधन की बात करें, पशुओं की खाल कोलाइडी प्रकृति की होती है। जब हम चमड़े को साफ करते हैं, जब खाल पर धनात्मक आवेशित कण होते हैं, इसे टैनिन में भिगोया जाता है जिस पर ऋणात्मक आवेश वाले कोलाइडी के कण होते हैं। तो पारंपरिक स्कंदन होता है, इससे चर्म कठोर हो जाता है। इस प्रक्रम को हम चर्म शोधन कहते हैं। टैनिन के स्थान पर क्रोमियम लवणों का भी उपयोग किया जाता है, जिससे चर्म शोधन बहुत आसान हो जाता है। साबुन एवं अपमार्जक जो कोलाइडी एमल्सिफिकेशन पर काम करते हैं, इसका वर्णन हम बहुत पहले स्लाइड में कर चुके हैं, विस्तार से किया जा चुका है। फोटोग्राफी प्लेटें एवं फिल्म की बात करें, जिलेटिन में प्रकाश संवेदी सिल्वर ब्रोमाइड के एमल्शन का ग्लास प्लेटों या सेलुलाइड फिल्मों पर विलेपन कर फोटोग्राफी की प्लेट बनाई जाती है, जो नेगेटिव के रूप में हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार से रबर उद्योग की हम बात करें, जो रबर के पेड़ से हमें लेटेक्स मिलता है जो दूध के रूप में प्राप्त होता है, वह लेटेक्स ऋणात्मक आवेशित कण का कोलाइडी विलयन है।
रबर को लैटेक्स के स्कंदन से प्राप्त किया जाता है और फिर उसकी पतली पतली शीट्स बनाकर बाजार में मंडियों में बेचते हैं। फिर वो रबर हमारे अनेक टायर, ट्यूब्स इत्यादि बनाने में उपयोग होता है। इसी प्रकार से औद्योगिक उत्पाद की बात करें, पेंट, शाही, संश्लेषित प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट चिकनाई जो लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, सीमेंट आदि सभी कोलैरिटी विलयन होते हैं। तो आइए बच्चों, इस भाग 4 में जो हमने गुण, कोलैरिटी विलयन के गुण और उपयोग पढ़े हैं, उसका हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखें। हार्डी-सुलज़े नियम क्या है? दूसरा प्रश्न है, अवक्षेप का मात्रात्मक आंकलन करने से पूर्व उसे जल से धोना आवश्यक क्यों है? निम्न पद को समझाइए, जैसे विद्युत कण संचलन क्या होते हैं, स्कंदन, अपोहन, टिंडल प्रभाव क्या होते हैं, एमल्शन या पायस के कोई 4 उपयोग लिखिए। मीसेल क्या है? मीसेल निकाय का एक उदाहरण दीजिए, जो हमने साबुन के बारे में चर्चा की थी। निम्न पदों को उचित उदाहरण सहित समझाइए। अल्कोसॉल किसे कहते हैं, एरोसॉल क्या होते हैं और हाइड्रोसॉल किसे कहते हैं। उम्मीद है ये आपको कोलैरिटी विलयन के गुण, अनुप्रयोग बहुत विस्तार से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।